नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल हम थे आशना, उसकी ये लास्ट और 5th एपिसोड है और होप सो कि आप लोगों ने थ्रू आउट जर्नी को पसंद किया होगा, इस नावल को भी पसंद किया होगा। इसके अलावा इन फ्यूचर मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे नावल्स देने वाली हूँ। मेरी कोशिश तो यही है और मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे नावल्स ही प्रोवाइड करूँ। इसके अलावा हाल ही मैंने हाइड कर दिया है, लेकिन मैं उसको आज क्या डेट है, आज मंडे है, तो मैं उसको कब मैं करूँ मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सोच में पड़ गई हूँ। जुमेरात वाले दिन, चलो जुमेरात वाले दिन, आज सोमवार है, कल मंगल है, परसों बुध है और उसके बाद जुमेरात है। तो मैं आप लोगों को जुमेरात वाले दिन मतलब उसको मैं पब्लिक कर दूँगी, ठीक है। लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है कि सबको पब्लिक करना, मतलब इतनी ज़्यादा एपिसोड्स हैं तो मुझे एक साथ पब्लिक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करती हूँ, फर्स्ट 10 वाली एपिसोड्स मैं उसको पब्लिक कर देती हूँ, वो कुछ दिनों तक रहेंगी, फिर उसको मैं प्राइवेट कर दूँगी, फिर उसके बाद अगला जो पार्ट है वो मैं पब्लिक कर दूँगी और देन फिर अगला पार्ट पब्लिक कर दूँगी, मतलब इसी तरह से ताकि चलता रहे और आप लोग सेटिस्फाइड रहें। तो इसी तरह मैं आप लोगों को बताती रहूँगी नावल्स के थ्रू कि मैं कब कब पब्लिक कर दूँगी, कब कब हाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर सुनना है तो आप लोगों के पास चांस है तो आप लोग सुन सकते हो। फिर बाद में मुझे मत कहिएगा कि अभी हमारे ये पार्ट रहते हैं या ये रहते हैं, तो जल्दी जल्दी बस सुन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मुझे भी अपना चैनल प्यारा है और मैंने उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया है, तो मैं नहीं चाहती कि उस पर भी स्ट्राइक आ जाए। तो आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो फिर जल्दी जल्दी उसको सुन लीजिएगा, नहीं तो डाउनलोड, अब मुझे ये नहीं आइडिया कि डाउनलोड करने से जब मैं हाइड करूँगी तो वो उधर से भी हाइड हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर आप लोग यूट्यूब पर ही शायद उसको डाउनलोड करेंगे तो फिर वो मतलब ख़त्म हो जाएगा जब मैं इधर से हाइड करूँगी, लेकिन अगर आप किसी और वेबसाइट पर उसको करेंगे डाउनलोड तो मे बी वो हाइड ना हो जब मैं इधर से हाइड करूँगी। तो फिर ठीक है, इस नावल की लास्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। हाल बेज़ाद के सीने से लगी वो अपना माजी उसके सामने खोल कर रख गई थी। बेज़ाद तो साकित सा बैठा रह गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ंजबील के साथ ये सब कुछ हो चुका है, जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अपनी कज़न थी, जिसे वो अपना दोस्त समझता था। उनके दरमियान गलत फहमी पैदा की सिर्फ इसलिए कि वो बेज़ाद से मोहब्बत करती थी, अपनी खुशी की खातिर। वो कैसे उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी, वो फटते दिल के साथ सोच कर रह गया। जानते हो, बाबा ने निकाह के बाद मेरा आईडी कार्ड दोबारा बनवाया था, जिसमें मेरे नाम के आगे मुराद खान का नाम लिखा हुआ था। और जब तलाक के बाद मैं फिर से तलाक के कागजात लेकर आईडी कार्ड बनवाने गई तो उन लोगों की नज़रों में मेरे लिए तरस था, हमदर्दी थी। मेरे तलाक के कागजात पर तलाक की वजह मेरी बदकिरदारी लिखी गई थी और सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई तवाइफ हूँ। कुछ ने तो मुझसे पूछा भी था कि एक रात का क्या लोगी। उनकी हवस भरी नज़रों का लम्स मुझे आज भी अपने जिस्म पर महसूस होता है। गाजी, तलाक देने वाला ये क्यों नहीं सोचता कि तलाक के बाद एक औरत की ज़िंदगी का क्या होगा। मैं बदकिरदार नहीं हूँ गाजी, मुझे पता होता मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी तो मैं ऐसा सोचने से पहले मर जाती। वो उसके सीने से सर उठाकर रोते हुए बोली तो वो तड़प कर उसे खुद में भींच गया। सही तो कह रही थी वो, आजकल के मर्द तो तलाश में होते हैं कि उन्हें कोई आसान हदफ मिल जाए। मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ और ऐसा मत कहो प्लीज़। जो वक्त गुजर गया मैं उसे वापस नहीं ला सकता, ना ही ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि तुम्हें तकलीफ़ देने वालों को माफ़ नहीं करूँगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकता, यकीन है ना मुझ पर। बेज़ाद ने उसकी आंखें साफ करते कहा तो वो सर हिला गई। तुम आराम करो और रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हुई, यकीन रखना। बेज़ाद ने नरमी से उसे बेड पर लिटाते कहा। अब्रिश, संजबील ने उठना चाहा मगर वो उसे रोक गया। अब्रिश को उसका बाप संभालेगा, अभी तुम आराम करो, संजबील का गाल थपथपाकर कहा तो वो पुरसुकून होती आंखें मूंद गई। बेज़ाद एक नज़र उसे देखता कमरे से बाहर निकल गया था। ऑफिस से आने के बाद वो फ्रेश होकर नीचे आया तो हॉल में ही समीना बेगम चाय के 2 कप रखे उसका इंतज़ार कर रही थी। वो मुस्कुराता हुआ उनके पास जाकर बड़ा जमान हुआ और चाय का कप थामा। बहुत प्यारी बच्ची है ज़ंजबील, समीना बेगम ने बगौर उसे देखकर तबसरा किया। मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ अम्मी जान, माहिर ने मुस्कुराकर ही जवाब दिया था। उसकी शादी हो गई है माहिर, अब अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है।
समीना बेगम ने बगैर तमहीद बांधे पूछा तो वो गहरा सांस भर गया। उनकी शादी बेजाद सर से ही होनी थी अम्मी, और मेरा अपने बारे में ख्याल कहाँ से आ गया? माहिर ने टालने वाले अंदाज में कहा। कब तक यूं ही रहने का इरादा है? मेरे इकलौते बेटे हो तुम, और मेरे तुम्हें लेकर कुछ अरमान है जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहती हूँ। समीना बेगम ने खफकी से कहा तो वो तड़प उठा। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? माहिर ने उनके हाथ थामे शिकवा किया तो वो मुस्कुराई। तुम मान जाओ ना मेरी बात, बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी तुम्हारे लिए, बस तुम हाँ कर दो माहिर, मैं तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहती हूँ। समीना बेगम का लहजा इल्तिजाइया था। ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। माहिर ने खुशी का अंदिया दिया तो वो खुशगवार हैरत में घिरी। माहिर उन्हें खुश देखकर पुरसुकून हो गया था। संजबील उसका नसीब नहीं थी, वो किसी और की थी, और जिसकी थी उसकी हो चुकी थी। अब वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था कि उस पर माहिर का कोई हक नहीं था। फिर मैं रिश्ता ले जाऊँ लड़की के घर? समीना बेगम ने खुशी से कहा। लड़की ढूंढ रखी है क्या? वो उनकी जल्दबाजी पर हैरान हुआ। ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही मिल गई, समीना बेगम ने हंसते हुए बताया। सड़क पर पड़ी थी क्या? माई ने शरारत से पूछा। क्या फालतू चीज़ थोड़ी थी जो सड़क पर पड़ी मिलती? तुम जानते तो हो उसे, वहीं संजबील की सहेली, बहुत प्यारी और मिलनसार बच्ची है। तुमने देखा था ना कितनी अपनायत से उसने अबरीश और संजबील को संभाला था। संजबील का इतना एहसास था जैसे सगी बहन हो उसकी। मुझे तो वो बहुत आला इखलाक लगी, और बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम चाहते थे। समीना बेगम उस लड़की की तारीफ में रतबुल लिसान थी। आप गुलबानो की बात कर रही हैं? माहिर जान तो गया था मगर फिर भी तस्दीक करनी चाहिए। हाँ वही, अच्छी है ना? समीना बेगम ने इस्तफार किया। आप जिसे मेरे लिए पसंद करेंगी वो मुझे कबूल होगी अम्मी, आपका बेटा हुस्न परस्त नहीं है। माहिर ने माँ को तसल्ली दी तो वो मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसका गाल थपथपा कर कहा तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। उनके फैसले से दूर गुलबानो अनजान थी कि उसकी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली थी। अगर उसे पता चल जाता तो शायद वो लुडियाँ डाल रही होती। संजबील उसे अपने माजी के बारे में बता चुकी थी, जिससे वो खौफजदा हुई थी कि अगर उसकी मोहब्बत में भी इतनी आजमाइशें आई तो क्या होगा। वो संजबील जितनी मजबूत नहीं थी तो जो सब कुछ खामोशी से सह जाती। बेजाज संजबील को कमरे में छोड़कर सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया था, जहाँ सोफे पर हारिस और अनाबिया सर झुकाए बैठे थे, जबकि सामने ही मिर्ज़ा साहब तैश में घिरे उनको देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि 10 साल पहले अनाबिया और हारिस ने इतनी कम उम्र में इतना घटिया काम सर अंजाम दिया था। हारिस संजबील के साथ किया अपना हर अमल बता गया था, जिसे सुनकर वो गूंग ही रह गए थे। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उन दोनों ने हसद में आकर एक लड़की की ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेशक हसद बहुत बुरी बला है, जो एक बार इंसान को अपनी लपेट में ले ले तो फिर वो इंसान आसानी से हसद के चुंगल से नहीं निकल सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो हसद करना छोड़कर हदायत का रास्ता पाते हैं, अक्सर तो हमेशा गुमराह ही रहते हैं। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, और आज के बाद भूल जाना कि हमारा तुम लोगों से कोई रिश्ता है। बेजाद उनके करीब पहुंचता गुस्से से दहाड़ा था। बुराक और अबरीश को वो पहले ही लॉन में खेलने को भेज चुके थे। अबरीश बच्ची थी मगर बुराक नहीं, जो वो सब समझ ना सकता। बेजाद प्लीज़ मुझे माफ़। अनाबिया तेज़ी से उसकी जानी बढ़ी थी। शट अप, जस्ट शट अप। माफ़ी नहीं, बिल्कुल नहीं, माफ़ी हरगिज़ मत मांगना, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो अनाबिया। बेजाद गुस्से की शिद्दत से घर आया था। मैंने वो सब तुम्हारे लिए किया बेजाद, मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। अनाबिया गिड़गिड़ाई थी। मैंने कहा था कि मेरे लिए वो सब करो। मैंने कहा था कि मेरी मोहब्बत को छीन कर मुझसे दूर कर दो। मैंने कहा था कि मेरी बेला को मेरे नाम से रुसवा कर दो। तुम मोहब्बत नहीं करती मुझसे, कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम जानती ही नहीं कि मोहब्बत होती क्या है। मोहब्बत तुम्हारी तरह की नहीं होती कि खुद की खुशी के लिए दूसरों की खुशियाँ छीन लो। मोहब्बत ये भी नहीं होती कि दूसरों की इज्जत मिट्टी में मिला दो। मोहब्बत होती तो तुम मेरी खुशी में खुश होती, मुझसे मेरी मोहब्बत नहीं छीनती। इसलिए ये हरगिज़ मत कहना कि तुमने जो किया वो मेरे लिए किया। बेजाद ने उंगली उठाए सुर्ख चेहरे से उसे तनबीह की थी। एक बार मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी प्लीज़। अनाबिया ने एक बार फिर कोशिश की थी। ऐसा नहीं था कि उसे अपने किए पर पछतावा था या वो दिल से माफ़ी मांग रही थी। सच तो ये था कि वो अब भी बेजाद को पाना चाहती थी, और उसकी माफ़ी पाकर वो एक बार फिर उनकी ज़िंदगियों में जहर घोलना चाहती थी, ताकि बेजाद हमेशा के लिए उसका हो जाए। आइंदा तुम ऐसा तब करोगी अनाबिया जब तुम्हें मैं मौका दूंगा। अब तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा अनाबिया बीबी, और मैंने कहा ना कि माफ़ी बिल्कुल मत मांगना। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी माफ़ी मेरे वो 10 साल नहीं लौटा सकते जो मैंने संजबील की जुदाई में अजियत से काटे हैं।
तुम वो वक्त नहीं लौटा सकती जो मुझे जंजील के साथ गुजारना था, वो अजियत ख़त्म नहीं कर सकती जो मेरी जंजील ने तुम्हारी वजह से इन 10 सालों में सही है। हारिस, अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों को यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनाबिया को जहर खा लहजे में कहकर वो हारिस से मुखातिब हुआ तो वो बगैर कोई बात किए अपने कमरे की जानिब बढ़ा ताकि अपना सामान पैक कर सके। वो जानता था जो उसने किया था वो ठीक नहीं था और बेजाद उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता था, तभी उसके कह पर अमल करने लगा था। मैं जंजील से भी माफ़ी मांग लूँगी बेजाद, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो, प्लीज़ बड़े बाबा आप कहिए ना बेजाद से। अनाबिया ने अब की बार मिर्ज़ा साहब को मुखातिब किया, लेकिन वो रुख मोड़ गए। इससे पहले कि मैं अपना जब्त खो दूँ, यहाँ से जाओ अनाबिया। शुक्र करो मैंने तुम्हें सज़ा नहीं दी, वरना अपनी पठानी को तकलीफ़ देने वालों को मैं दुनिया से उठा दूँ। पुरशिद्दत लहजे में कहता वो अनाबिया को डरा गया था, तभी वो अपने कमरे की जानिब भागी थी। अब मुझे ये इस घर में नज़र ना आए बाबा, बेजाद ने मिर्ज़ा साहब से कहा। फ़िक्र मत करो, मैं आज ही इन्हें वापस भिजवा दूंगा। मिर्ज़ा साहब ने तसल्ली दी तो वो सर हिलाता बाहर की जानिब बढ़ गया जहाँ बुराक और अबरिश खेल रहे थे। वो उठी तो शाम के 6 बज रहे थे। घड़ी पर नज़र पड़ते ही वो हैरान रह गई थी कि वो सुबह से लेकर अब तक सो रही थी। कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था, शायद सब बाहर थे। उसे अबरिश की फ़िक्र हुई थी, वो तो इतनी देर उसके बगैर नहीं रहती थी। जल्दी से उठकर फ्रेश होते वो बाहर आई थी। सीढ़ियाँ उतरकर वो लाउंज में आई तो सामने ही लाउंज में अनाबिया, हारिस, बेजाद और मिर्ज़ा साहब मौजूद थे। अनाबिया और हारिस को वहाँ देखकर वो ठटकी थी। वो अब तक यहाँ क्या कर रहे थे? क्या बेजाद उनको माफ़ कर चुका था? यही सब सोचती हुई वो नीचे आई। मम्मी, अभी वो आखिरी सीढ़ी पर थी जब अबरिश भाग कर आती उसकी टांगों से लिपटी थी। नीचे झुककर उसने अबरिश के गाल पर प्यार किया था। बुराक भी उसके करीब चला आया। आप इतना कैसे सो लेती हैं मम्मी? बुराक हैरत ज़दा सा पूछ रहा था, जिस पर वो शर्मिंदा हुई। तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए इतना सोई। बेजाद उनके करीब आकर बुराक के सवाल का जवाब देता हुआ बोला था। ओह, मतलब ज़्यादा सोने के लिए तबीयत का ख़राब होना ज़रूरी है? बुराक ने एक नया सवाल उठाया तो बेजाद ने उसे घूरा, जबकि जंजील हंसी थी। नहीं, तबीयत ख़राब ना भी हो तो तब भी नींद आ जाती है बुराक, जंजील ने उसके बाल बिगाड़ कर कहा। हाँ, जब मैं किताब खोलकर पढ़ने लगता हूँ तब बहुत नींद आती है मुझे, बुराक ने पुरसोच अंदाज में कहा तो वो दोनों नफ़ी में सर हिला गए। सोफे पर बैठी अनाबिया नम आंखों से ये मंजर देख रही थी। आज उसे सही मायनों में एहसास हुआ था कि बेजाद कभी उसका नहीं हो सकता, चाहे वो उसकी ज़िंदगी से जंजील को निकाल भी दे। आबी ने किसी को तंग तो नहीं किया ना? जंजील ने अबरिश को मुखातिब किया। नहीं मम्मी, आबी अच्छी है, आंखें पटपटाकर मासूमियत से जवाब दिया। क्योंकि आबी अपने गाजी बाबा पे गई है ना? बेजाद ने अबरिश को गोद में उठाकर नरमी से उसका गाल चूमा तो वो खिलखिलाई। आप लिटिल फेरी को किस ना किया करें बाबा। बुराक ने आबी को गौर से देखते बेजाद से कहा तो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। क्यों भाई, आबी भी मेरी बेटी है जैसे आप मेरे बेटे हैं। बेजाद को लगा शायद वो जेलस हो रहा है, तभी सफाई दी। आप आबी को किस करते हैं तो उसका फेस रेड हो जाता है और फिर वो वहाँ खुजाती रहती है। बुराक के कहने पर उन्होंने अबरिश को देखा जो सच में अपना गाल सुला रही थी। मगर क्यों? जंजील परेशान होती अबरिश का गाल चेक करने लगी थी। बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी चुभती है ना, इसलिए। आबी को किस सिर्फ मैं करूँगा क्योंकि मेरी दाढ़ी तो है ही नहीं, बुराक ने चहक कर कहा तो जंजील ने गहरा सांस भरा। इसका मतलब है कि जब मैं अपनी पठानी को किस करूँगा तो उसके गाल भी रेड हो जाया करेंगे। हल्का सा जंजील की तरफ झुककर वो सरगोशी करते हुए बोला तो जंजील को अपने गाल दहकते हुए मालूम है। गाजी बुराक की मौजूदगी में उसकी बेबाकी पर वो झिंझ कर अपने गाल थपथपाने लगी जो तप रहे थे। क्या गलत तो नहीं कहा मैंने? बेजाद ने कंधे झुकाए। अब सारे मुज़ाकरात वहीं करने का इरादा है या हमारे पास भी आकर बैठोगे? मिर्ज़ा साहब ने उन्हें वहीं जमे देखकर हाँक लगाए तो वो उनकी जानिब बढ़े। जंजील ने हारिस और अनाबिया को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया था। बेजाद उसकी नाराज़गी अच्छे से समझ रहा था। हम आज की फ़्लाइट से वापस जा रहे हैं जंजील, अब शायद ही ज़िंदगी में कभी हमारा सामना हो। हम अब कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे, इसलिए हमें उस सब के लिए माफ़ कर दो जो हमने तुम्हारे साथ किया। तब शायद हम इतने समझदार नहीं थे जो समझ पाते कि जो हमने किया वो गलत था, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारा फ़ेल माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन तुम माला ज़र्फ़ हो सके तो हमें माफ़ कर देना। हारिस ने ठहरे हुए लहजे में जंजील से माफ़ी मांगी। उसका लहजा उसके सच्चे होने की चुगली खा रहा था। मुझे मैं माफ़ कर दो जंजील, अपनी खुद गर्जी में मैं भूल गई थी कि किसी की खुशियों की कब्र पर हम अपनी खुशियों का महल तामीर नहीं कर सकते। तुम्हारा हक और नसीब छीनने चली थी, मगर ये भूल गई थी कि किसी की किस्मत को कोई भी ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता। मैं वो बीता हुआ वक्त तो नहीं लौटा सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि आइंदा कभी अपनी वजह से तुम्हें तकलीफ़ ना दूँ।
हो सके तो दिल बड़ा करके हमें माफ़ कर दो। अनाबिया ने सर झुकाया अपने आंसू साफ करते कहा था। बहज़ाद उसकी ज़िद नहीं था, उसकी मोहब्बत था, जो वो बचपन से उससे करती आई थी। उसे हमेशा लगता था कि बहज़ाद भी उससे मोहब्बत करता है, मगर ये मान तब टूटा था जब उसे पता चला था कि बहज़ाद उसको नहीं, संजबीर को पसंद करता है। तब वो टूट कर बिखरी थी और हर कीमत पर बहज़ाद को हासिल करना चाहती थी, लेकिन इतना कुछ करके भी वो आज बहज़ाद को ही नहीं, उसकी दोस्ती को भी खो चुकी थी। कहना बहुत आसान होता है कि मैंने माफ़ किया, लेकिन दिल से माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं उन लोगों को माफ़ कर दूं जिनकी वजह से मेरे किरदार पर सवाल उठाया गया, जिनकी वजह से मेरे बाबा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए, जिनकी वजह से मुझे मेरी बहन के साथ रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया गया। मैं ऐसे लोगों को कैसे माफ़ कर दूं जिनकी वजह से मेरे साथ साथ मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं कैसे माफ़ कर दूं आप लोगों को जिनकी वजह से मेरी अब्रिश अपनी पैदाइश के दिन से ही यतीम हो गई। मेरा ज़र्फ़ इतना भी बड़ा नहीं है कि एक ही पल में माफ़ कर दूं। हाँ, गुज़रे वक्त के साथ शायद मैं खुद पर बीतती हर अजियत भूल जाऊं, तो हो सकता है आप दोनों को माफ़ कर दूं, मगर फ़िलहाल ये नामुमकिन है। संजबीर ने भीगे लहजे में कहा तो बहज़ाद ने संजबीर की कमर सहलाते उसे चुप करवाने की कोशिश की। मिर्ज़ा साहब तासुब से अनाबिया और हारिस को देख रहे थे, जो अब भी सर झुकाए हुए थे। बाबा, मम्मी को क्या हुआ? अब्रिश ने मिजाज से पूछा तो संजबीर ने मुस्कुराकर उसे देखा। आपके बाबा ने मारा है मुझे, संजबीर ने खुद को संभाल कर शरारत से कहा तो बेजाद ने हैरत उसे देखा। मैंने तो नहीं देखा मारते हुए, मम्मी झूठ बोल रही हैं। अब्रिश ने बाप की साइड ली तो जहाँ संजबीर का मुंह हैरत से खुला, वहीं बेजाद का जोरदार कहका लाउंज में गूंजा। ये चीज़ मेरे अजीज़, मेरी बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार है, बेजाद ने फ़ख्र से कहा तो संजबीर आंखें घुमा गई। बुराक पे इख्तियार हंसने लगा था। डोंट वरी मॉमी, बुराक हमेशा अपनी मॉमी के साथ है। बुराक ने संजबीर के कंधे पर सर रखकर कहा तो वो उसका सर चूमती जताती नज़रों से बेजाद को देखने लगी, जो कंधे झुका कर रह गया था। मिर्ज़ा साहब ने दिल ही दिल में उनकी दायमी खुशियों की दुआ की थी, जो जाने कबूलियत का दर्जा पा गई थी या नहीं। गाजी साहब, खाना लगा दिया है। आज़म ने डाइनिंग रूम से बाहर आकर अंदिया दिया तो वो सर हिलाता उठा खड़ा हुआ। अब्रिश उसकी गोद में ही थी। हारिस और अनाबिया की फ़्लाइट 9 बजे की है और वो खाना हमारे साथ खाना चाहते हैं। संजबीर की नज़रें हारिस और अनाबिया पर जमे देखकर बेजाद ने नरमी से बताया तो वो सारी लाती सबके हमरा डाइनिंग रूम की जानी बढ़ी। मुलाजमा खाना लगा चुकी थी, सब अपनी अपनी जगहों पर बरा जमान हुए। बेजाद के साथ संजबीर बैठी थी, जबकि संजबीर के साथ बुराक और बेजाद की दूसरी जानिब अब्रिश बैठी थी, जिसे वो अपने हाथों से खाना खिला रहा था। खाना खामोशी से पुरसुकून माहौल में खाया जा रहा था। बस एक अब्रिश और बुराक थे, जिनकी चहचहाहट से इस खामोशी से सकूत में इर्ताश बर्पा हो रहा था। मैंने सबके लिए खीर बनाई है, ये यहाँ हमारा आखिरी डिनर है। नहीं जानती कि संजबीर हमें माफ़ करेगी या नहीं, मगर मेरी बनाई खीर खाकर इतनी उम्मीद तो दे सकती है ना कि मुस्तकबिल में हमें माफ़ी मिल सकती है। खाने के बाद अनाबिया ने उम्मीद भरे लहजे में संजबीर से मुखातिब होकर कहा तो वो बेजाद को देखने लगी, जिस पर बेजाद ने उस बात में सर हिला दिया। ठीक है। संजबीर के कहने पर अनाबिया खुशी से चहक उठी थी। वो तेज़ी से किचन में गई थी और तकरीबन 15 मिनट बाद सबके लिए खीर लेकर आई थी। ट्रे टेबल पर रखकर उसने सबको बारी खीर के बाउल पकड़ाए थे। खीर काफ़ी लजीज थी, जो अनाबिया ने खुद बनाई थी। खीर खाने के बाद वो सब लोग एक एक करके उठते चले गए। संजबीर ने अब्रिश को सुला दिया था, जबकि बुराक भी अपने कमरे में चला गया था कि सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना था। तकरीबन 8 बजे अनाबिया और हारिस अपना सामान लिए लाउंज में मौजूद सबसे मिल रहे थे। सबसे मिलने के बाद अनाबिया संजबीर के गले लगी थी। मैंने बेजाद से सच्ची मोहब्बत की थी, जिसे उसने तुम्हारे लिए ठुकरा दिया। वो नहीं जानता कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत नहीं खोई ना। लेकिन अब वो मेरी तकलीफ़ महसूस करेगा जब उसके पास अपनी मोहब्बत भी नहीं रहेगी। अनाबिया के ज़ुमानी अंदाज पर वो उलझी थी। कहाँ तो वो रो रो कर माफ़ी मांग रही थी और कहाँ फिर से वहीं बातें। मुझे माफ़ कर देना संजबीर, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उससे अलग होकर अनाबिया ने बुलंद आवाज़ में कहा था कि उसकी आवाज़ सबको सुनाई दी थी। संजबीर तो उसके गिरगिट की तरह रंग बदलने पर दंग थी। जाने क्या चाहती थी वो, कम अज़ कम संजबीर को तो समझ नहीं आई थी। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, हारिस ने कहा तो वो सर हिलाती एक मायनी खेज नज़र संजबीर पर डालकर गजनवी हाउस की सरहद पार कर गई। बेजाद ने उसके जाने के बाद सुकून का सांस भरा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी छोटी उम्र में ये सब कर सकती है। मिर्ज़ा साहब ने गहरा सांस भरकर कहा, हसद में कोई कुछ भी कर सकता है बाबर, आप मज़ीद इस बारे में कुछ मत सोचिए, बल्कि आराम करिए। बेजाद ने कहा तो वो संजबीर का सर थपकते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। क्या कर रहे हो गाजी? वो जनाबिया की आखिरी बात में उलझी थी, खुद को बेजाद की बाहों में पाकर चीख उठी थी। आहिस्ता चीखो ना, बुराक उठ गया तो मेरी गोल्डन नाइट ख़राब हो जाएगी। बेजाद ने उसके नाक से नाक सुलाकर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। गोल्डन नाइट? संजबीर उसके इरादे समझती अकला गई थी। अब ये मत कहना कि मेरी पठानी को गोल्डन नाइट का नहीं पता। अगर नहीं भी पता तो
गाजी है ना बताने को। बेजाद ने कमरे के दरवाजे पर रुककर पाँव की मदद से दरवाजे को धकेला और उसे लिए अंदर दाखिल हुआ। तुमने कहा था कि 2 दिन दोगे, संजबिल ने तेज़ी से उसे याद दिलाया। तुम्हें रहम नहीं आता मुझ पर? उसे बेड पर बिठाकर निहारते हुए बोझल से लहजे में पूछा। जब प्यार आता है तो रहम क्यों आएगा? नज़रें चुराते धीमे से लहजे में कहा तो वो बेखुद होता। उस पर झुका, उसके चेहरे के नक्श नक्श को अपने लम्ब से मुअत्तर करते वो उसे एक अलग ही दुनिया में ले गया था। कुछ लम्हे मायने खेज खामोशी की नज़र हुए थे, एक दूसरे के लम्स में महकते वो लम्हे अमर कर गए थे। गाजी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते गहरी सांस भरकर उसे पुकारा तो वो खमार भरी निगाहों से उसे तकने लगा। अब अब्रिश है। सजबिल ने सोई हुई अब्रिश की तरफ इशारा किया तो वो गहरा सांस भरकर पीछे हटा। अगर अब्रिश के लिए 7 वाला रूम सेट करवा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बेजार ने बहकते जज्बात पर काबू पाते पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। अब कंटिन्यू करें? बेजार ने शरारत से पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाती बेड से उतरी। ईशा की नमाज़ पढ़नी है, तेज़ी से कहकर वो बाथरूम में जा घुसी थी। वो मुस्कुराता हुआ ब्रिज के नज़दीक पैरा जमान हुआ जब उसका फ़ोन गुनगुनाया। अनाबिया और हारिस इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और वो लोग अपने अंदर जाने वाले थे जब किसी सोच के तहत हारिस अनाबिया से मुखातिब हुआ। क्या तुम सच में शर्मिंदा हो भैया? हारिस ने पूछा तो हंसी। शर्मिंदा? माई फुट, मोहब्बत भी मेरी छीनी गई और शर्मिंदा भी मैं ही हूँ। क्यों भाई? अनाबिया ने तंज़ी अंदाज में कहा तो वो उलझा। मगर बेजाद तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, फिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीनी गई? हारिस ने तल्खी से कहा। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मुझे कुछ और नहीं सोचना। अनाबिया ने सर झटका था। दुनिया में सिर्फ एक बेजाद ही तो हैंडसम लड़का नहीं है ना? तुम्हें बेजाद से भी बहुत अच्छा हमसफ़र मिल जाएगा, फिर उसके पीछे क्यों पड़ी हो? हारिस ने उसे समझाना चाहा। मिल जाएगा, लेकिन वो बेजाद गज़नवी नहीं होगा जिससे मुझे मोहब्बत है। और फिक्र मत करो, अब मुझे बेजाद से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ वो कभी मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अब बेजाद भी उसी तकलीफ़ में तड़पेगा जिसमें मैं तड़पी हूँ। अनाबिया ने मायने खेजी से कहा तो हारिस ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? अब क्या किया है तुमने? हारिस को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। अब बेजाद भी मेरी तकलीफ़ समझेगा जब मुझे अपनी मोहब्बत खोकर हुई है। अब जब जंजबील मेरे दिए जहर से मर जाएगी तो वो भी अपनी मोहब्बत खोकर तड़पेगा। अनाबिया ने नफरत से कहा तो वो अपनी जगह जमा रह गया। तुमने जंजबील को जहर दिया? हारिस ने धड़कते दिल से पूछा था। हाँ, अब चलो, अनाबिया ने उकता कर कहा था। तुम चलो, मैं बाथरूम से होकर आता हूँ, हारिस ने कहा तो वो कंधे झुकाकर आगे बढ़ गए। आज अनाबिया सारा दिन गज़नवी हाउस से गायब रही थी और जब वापस आई तो बहुत खुश थी। उसने जानबूझकर ये माफ़ी वाला ड्रामा किया था ताकि अपनी बनाई खीर में जहर मिलाकर जंजबील को दे सके और किसी को उस पर शक भी ना हो। उसने जंजबील को ऐसा जहर दिया था जो तकरीबन 2-3 घंटे बाद असर करता, ताकि तब तक वो इस मुल्क से जा चुकी हो। अनाबिया के जाने के बाद उसने बेजाद को फ़ोन मिलाया था। जो गलतियाँ वो कर चुका था आज उनका अजाला करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन की खुदगर्जी की वजह से बेजाद का मज़ीद नुकसान हो। हारिस का फ़ोन सुनकर बेजाद कहीं पल तक बेयकीनी की कैफियत में बैठा रह गया था। इतना सब हो जाने के बाद भी अनाबिया नहीं सुधरी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अपनी नफ़रत में वो इतना गिर जाएगी। होश में आते वो बाथरूम की जानिब बढ़ा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बेला, दरवाज़ा खोलो जल्दी। धड़ाधड़ दरवाज़ा बजाता वो चीख उठा था। क्या हो गया? क्यों चीख रहे हो? दरवाज़ा खोलते वो बेजाद को देखकर झुंझलाई थी जो एक ही झटके में उसे सीने से लगा चुका था। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? उसे खुद में भेंचते वो नम लहजे में बोला था। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। पीछे हटो, दम घुट रहा है। जंजबील का लहजा लड़खड़ाया था। बेजाद ने एकदम उसे सामने करके देखा। जंजबील का रंग जर्द पड़ चुका था। क्या हो रहा है? हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। बेजाद उसे बाजू से पकड़ता बाहर ले जाने लगा। इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं है। गाजी, अचानक अकलाकर बोलती वो अपना गला पकड़ गई। कुछ नहीं हुआ, बस 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 हम अभी अस्पताल चल रहे। उसे बाहों में भरकर वो नीचे आया। आज़म को मिर्ज़ा साहब को जगाने का कहकर वो जंजबील को गाड़ी में बिठाता अस्पताल रवाना हो गया था। मुझे क्या हो रहा है? मुँह से निकलती झाग पेट में पड़ती गरहें और गले में लगते फंदे से तड़पती वो रोती हुई बोली थी। कुछ नहीं, बस फूड पॉइजनिंग हो गई है, अभी ठीक हो जाएगा सब। उसे हकीकत बताकर वो खौफजदा नहीं करना चाहता था। उनके अस्पताल पहुंचने तक जंजबील बेहोश हो चुकी थी। उसे उठाकर वो अस्पताल के अंदर भागा था। जंजबील को जल्दी इमरजेंसी में ले जाया गया था और उसका इलाज शुरू किया गया था। बेजाद बेचैनी से टहलता अब मिर्ज़ा साहब को फ़ोन कर रहा था, उन्हें सारी बात बताते घर पर ही रहकर बच्चों का ख्याल रखने का कहकर वो फ़ोन बंद कर गया था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए थे और ये 1.5 घंटा बेजाद की ज़िंदगी का तल्ख तरीन दौर था। ऐसा लग रहा था जैसे जंजबील को पाकर भी खो दिया। डॉक्टर के बाहर आने पर वो उनकी जानिब बढ़ा था।
हमने आपकी मिसेज का मैदा साफ़ कर दिया। कुछ देर और होती तो शायद आपको शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ता, लेकिन अब सब ठीक है। अभी वो बेहोश है, मगर फ़िक्र की कोई बात नहीं, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर ने उसे तसल्ली देते बताया तो वो तशक्कुर का गहरा सांस खारिज कर गया। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? फज़ा ने बेचैनी से पूछा। कुछ देर तक उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप मिल सकेंगे, डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गया था, जबकि वो वहीं इंतज़ार करने लगा था। आधे घंटे तक संजवील को रूम में शिफ्ट किया जा चुका था। मिर्ज़ा साहब को संजवील की खैरियत का बताता वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने वो बेड पर बेहोश पड़ी थी। चेहरा कुछ ही पलों में जर्द पड़ गया था, यूँ जैसे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। उसे यूँ देखकर बेज़ाद का दिल कटा था। तुम्हारी हर तकलीफ़ का बायस हमेशा मैं ही बनता हूँ बेला, हो सके तो अपने गाजी को माफ़ कर देना, फैज़ान ने अजियत से पूरे लहजे में कहते उसका हाथ थामा। उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए अपने हाथ में उस हाथ थामे वो वहीं बेड पर सर रख के सो गया था। अगली सुबह उसकी आंख अपने बालों में चलते हाथों के नरम लम्स पर खुली थी। उसने नींद के खुमार में डूबी अपनी से आंखें उठाकर देखा तो वो जंजवील थी जो उसके बाल सुला रही थी। दाएं हाथ पर ड्रिप लगी थी, जबकि बायां हाथ बेजाद के सर में चल रहा था। तुम ठीक हो? बेसाख्ता बेड पर जगह बनाकर उसके करीब बैठता वो फिक्रमंदी से बोला था। बस पेट में थोड़ा दर्द है, आहिस्ता से कहते उसने बेजाद का चेहरा देखा जहाँ परेशानी के आसार रकम थे। जल्दी ठीक हो जाओगी तुम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बेजाद ने उसके बाल सुलाए। मुझे हुआ क्या था? जंजबील ने मध्यम लहजे में पूछा। गाजी से इश्क का बुखार हो गया है, बेजाद ने शरारत से उसके चेहरे पर झुकते कहा तो उसके जर्द चेहरे पर गुलाल बिखरा। मैं सीरियस हूँ बेजाद गज़नवी, जंजबील ने खफके से कहा। मैं भी सीरियस हूँ, तो वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ से छोड़ा था। बेजाद ने नरमी से उसके होंठों को छुआ तो वो धक से रह गई। नींद आई है, करवट बदल कर वो उससे चेहरा छुपा गई तो वो हंसता हुआ उसका कंधा सुलाकर उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। उसकी पुश्त को तकते वो बाहर निकल गया था। जंजबील के होंठों पर शर्मगी सी मुस्कुराहट थी, मगर दिल में एक सवाल अब भी था कि उसे क्या हुआ था और गाजी उसे टाल क्यों रहा था। अभी वह आंखें मूंदे यही सब सोच रही थी जब अचानक उसे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने चौंक कर आंखें खोली तो उसका रंग फक हुआ। सामने ही मुराद खान खड़ा था जो उसके पैर थामे उसे ही देख रहा था। जंजबील ने तेजी से पैर झटकते उन्हें समेटा था और बहुत मुश्किल से उठकर बैठी थी कि जिस्म में अब भी नकाहत महसूस हो रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, जंजबील सर से लहजे में बोली थी। मुझे तुमसे बात करनी है जंजबील, मुराद खान ने संजीदगी से कहा था। अपनी ज़बान से नाम मत लो मेरा, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अब जाओ यहाँ से, जंजबील ने गुस्से से कहा था। वो नहीं चाहती थी कि बेजाद उसे यहाँ देखकर गुस्सा हो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और उसके गुस्से को नज़रअंदाज करके मुराद खान ने कहना शुरू किया, मगर वो सरत से उसकी बात काट चुकी थी। नफ़रत है मुझे तुमसे मुराद खान। संजबील धाड़ी थी जिस पर वो गहरा सांस भरकर रह गया। उसकी आंखें नम थी जिन्हें देखकर वो हैरान हुई थी। तुम्हारी नफ़रत जायज़ भी है, मैं वाकई बहुत बुरा हूँ और मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मगर मुझे मेरे किए के लिए माफ़ कर दो। मुराद खान का टूटा हारा लहजा संजबील समझ नहीं पा रही थी। माफ़ी का लफ्ज़ बहुत आसान है ना, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मुझे घर बदर कर दिया कि मैं जाने कहाँ कहाँ रुलती रही, मुझे बदकिरदार कहकर मुझे तलाक दे दी, मुझे एक नन्ही सी जान के साथ घर से निकाल दिया, ये सोचे बगैर कि मैं कहाँ जाऊँगी। कज़न होने का तो क्या, तुमने इंसान होने का भी एहसास नहीं किया मेरा। संजबील का लहजा भीगा तो मुराद का सर शर्मिंदगी से मज़ीद झुकता चला गया। मैं अपने सारे गुनाह मानता हूँ, मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, मगर हो सके तो माफ़ कर देना। मुराद खान ने उसके सामने हाथ जोड़े तो वो शशतर रह गई। ऐसा क्या हुआ था कि मुराद खान की मर्दानगी और अना मर गई थी? क्यों? अब कहाँ गया तुम्हारा वो गरूर? अब कैसे एहसास हो गया अपने किए का? संजबील पूछे बगैर रह ना पाई थी। तुम्हारे किरदार पर तोहमत लगाई थी, तुम्हारी इज्जत पर डाका डालना चाहा था मैंने, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे सज़ा ना मिलती? मेरे हिस्से में मेरी जैसी बीवी आई, मैं बदकिरदार था तो तुम्हें बदकिरदार समझकर ठुकरा दिया था, मगर बदले में मुझे भी ऐसी ही बीवी मिली जैसा मैं था। वो तुम्हारी जैसी नहीं थी, वो धोखेबाज थी, मुझसे शादी के 1 हफ्ते बाद ही किसी के साथ भाग गई। मुराद खान की सुर्ख आंखें उसके ज़ब्त का पता दे रही थी। सिर्फ इस वजह से तुम्हें एहसास हो गया कि मैं बेगुनाह थी और तुमने जो किया वो गलत था? संजबील हैरान हुई थी। उसे मुराद के लिए कोई अफसोस नहीं था कि वो इसी लायक था। नहीं, शायद कभी एहसास ना होता, मगर तुम्हारे साथ किए हर जुल्म की खुदा ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दे दी है। मैं कभी बाप नहीं बन सकता जंजबील, मुराद खान ने किस सब से कहा था ये वही जानता था। मुराद की हालत देखकर वो दंग रह गई थी। वो जो अपनी मर्दानगी पर बड़ा जाम करता था, बड़ा गरूर करता था, आज उसकी मर्दानगी पर सवाल उठ गया था। जंजबील कुछ लम्हे सोच चुप रही थी। अफसोस हुआ, उसने अफसोस ज़्यादा से लहजे में कहा तो मुराद ने तड़प कर उसे देखा।
एक बार मुझे माफ़ कर दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए, वरना शायद मैं यूं ही तड़पता रहूँगा। मुराद खान एक बार फिर उसके सामने हाथ जोड़े। माफ़ किया, मगर आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। भूल जाना कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता था। संजबीर ने संजीदा से लहजे में कहा तो वो आंसू पूंछता तेज़ी से सर हिला गया। मुंह से कह देना आसान था कि माफ़ किया, मगर संजबीर का दिल जानता था कि वो किस अजियत में थी। बहुत शुक्रिया, इतना कहकर वो बाहर निकलने लगा जब गाजी कमरे में दाखिल हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बेजाद उसका गिरेबान पकड़े उसे मारने लगा था। गाजी छोड़ दो इसे, जाने दो प्लीज़। संजबीर ने इल्तिजा की तो वो उसका गिरेबान छोड़ता संजबीर की तरफ पलटा। मुराद खान एक नज़र उन्हें देखकर बाहर निकल गया था। क्यों आया था वो यहाँ? बेजाद ने तीखे लहजे में पूछा। माफ़ी मांगने, तो लफ्ज़ी जवाब देकर वो चुप हो गई थी। बेजाद ने भी मज़ीद कोई सवाल ना किया था और खामोशी से उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा था। संजबीर को आज सुबह ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। बेजाद उसे लिए अपने घर आ गया था। उसने अनाबिया के खिलाफ FIR भी कटवाई थी ताकि जब भी वो वापसी का रुख करे बेजाद उसे सज़ा दिलवा सके। वो जब से आए थे तब से संजबीर के दाएं तरफ अबरिश और बाएं तरफ बुराक उससे जुड़े बैठे थे कि एक पल भी उससे अलग होना गवारा नहीं कर रहे थे। बेजाद तो उनको अच्छे तरीके से घूर भी नहीं पा रहा था कि उसके पास से उठ जाएं ताकि बेजाद को भी संजबीर के करीब बैठने का मौका मिले। उसकी हालत देखते संजबीर अपनी हंसी दबा रही थी। वो पहले से काफ़ी बेहतर थी। मिर्ज़ा साहब उससे अभी मिलकर आराम करने गए थे। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। बुराक संजबीर से मुसलसल बातें कर रहा था, जबकि अबरिश कभी उनकी बातें सुनती, कभी खुद भी बोलने लगती। बेजाद से रहा नहीं गया तो वो अबरिश के करीब लेटता, पीछे से उसको और संजबीर को अपने बाजू के हल्के में ले गया। क्या कर रहे हैं आप? संजबीर खजल सी हुई थी। ये दोनों मेरी जान की जान नहीं छोड़े तो क्या करूं? बेजाद ने खफा से अंदाज में उल्टा सवाल किया। पापा मैं गिर गया तो? बुराक ने अपने पीछे थोड़ी सी जगह देखकर कहा। इतना ये डर है तो जाओ बाहर जाकर खेलो। बेजाद के चिढ़कर कहने पर वो मुंह बसोर गया। क्यों मैं मम्मी के पास अच्छा नहीं लग रहा? बुराक ने शरारत से पूछा। तुम्हारी मम्मी के पास तुम्हारे बाबा ही अच्छे लगते हैं। और जाओ अबरीश को भी ले जाओ, देखो वो खेलना चाह रही है। बेजाद ने उसकी तवज्जो अबरीश की तरफ मबजूल करवाई जो अपनी गुड़िया से खेल रही थी। बुराक तेज़ी से उठता उसे लिए बाहर निकल गया था। जाते वो दरवाज़ा बंद करना ना भूला था। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? बेजाद ने जंजील को हंसी दबाते देखकर खफत से पूछा। तुम्हारी हरकतें देखकर हंसी ही आएगी, बिल्कुल ठरकी लग रहे थे। जजबीर ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो बगैर कोई जवाब दिए उसके चेहरे पर झुका। खूबसूरत सी गुस्ताखी करके वो पीछे हटा तो जंजीर सुर्ख चेहरा लिए आंखें बंद कर गई। नाम लेती हो बदतमीज़ मेरा, तुम मुझे आप क्यों नहीं कहती? बेजाद ने खूबसूरत से अंदाज में शिकवा किया तो वो आंखें खोलकर उसे देखने लगी। आप चाहते हैं मैं आपको आप कहूँ? सजबील ने मासूमियत से पूछा तो बस बात में सर हिलाता उसके अंदाज पे हंसता हुआ उसकी थोड़ी छू गया। तुम मेरी रूह में बसती हो जंजबील बेजाद गज़नवी। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की को चाहा है और आखिरी दम तक उसे ही चाहूँगा। वो लड़की तुम हो जंजबील। बेजाद के खूबसूरत से एतराफ़ पर वो तमानियत से आंखें मूंद गई। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी, मगर फिर तुम मेरे सामने आ गई। तुम्हारे अंदाज से लगता था कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, मगर तुम्हें मनाने की कोशिश जारी रखी। फिर जब ये जाना कि हकीकत जानने के बाद तुम्हें मेरी वफ़ा का यकीन हुआ है तो दिल बुरी तरह टूटा था कि अगर हकीकत न जानती तो शायद हमेशा मुझसे नफ़रत करती रहती। ये बात दिल पर जाकर लगी थी, तभी तुमसे बेनियाजी बरतने लगा था। लेकिन बेजाद गज़नवी का दिल अपनी पठानी से ज़्यादा देर तक बेनियाजी नहीं बरत सका, नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था तुम्हें कि तुम तो जीने की वजह थी। बेजाद उसके कंधे पर सर रख के खोया सा बोल रहा था। संजबीर का हाथ उसके बालों में चलने लगा था। तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों हुई थी संजबीर? उठकर उसके सामने बैठता वो बोला तो संजबीर भी तकिए के सहारे बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठी। मुझे आपसे नहीं, आपकी मोहब्बत से मोहब्बत हुई थी। चाहे जाने का एहसास बहुत खूबसूरत होता है और मुझे भी ये एहसास अच्छा लगता था। संजबीर ने कहा तो वह मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी ये भूरी आंखें बहुत पसंद है। अब तुम बताओ तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? बेजाद ने दिलचस्पी से उसे देखते सवाल किया। मुझे आपकी ये काली आंखें, आंखों पे नज़र का चश्मा, ये मगरूर नाक, ये पेशानी और इस पर पड़ने वाले बहुत सारे बल, आपकी ये बेर्ड और सबसे बढ़कर आपकी मेरे लिए मोहब्बत। उसके चेहरे के नक्श नक्श पर हाथ रखते आखिर में उसका हाथ बेजाद के दिल के मकाम पर जा ठहरा था। बेजाद कुछ पल उसे देखता रहा और फिर एकदम आगे बढ़कर उसे करीब करता चला गया। संजबील उसके अंदाज पे बौखलाई थी, लेकिन बेजाद उसकी ज़ात में गुम हो गया था जिसे आसपास का भी होश नहीं रहा था। जाने कितने लम्हे बीत गए थे कि शुमार करना मुश्किल होने लगा था। दरवाजे पर होती दस्तक पर संजबील ने बेजाद की कमर पर मुक्के बरसाए थे। गाजी मैं आपका सर फाड़ दूंगी, दरवाजे पर कोई है गाजी? गुस्से से बोलती आखिर में वो रूहान से हुई तो बेजाद ने उसकी गर्दन से चेहरा उठाकर उसकी बुरी आंखों में झांका।
बेजाद की स्याह आंखों में खुमार की सुर्खी संजबील को नज़रें चुराने पर मजबूर कर गई थी। हर बार डिस्टर्ब कर देती हो, मगर सारे बदले एक साथ लूँगा, तैयार रहना, धमकी भरे अंदाज में कहता। वो पीछे होकर बैठा तो उसने भी खुद को कंपोज किया। आने वाले माहिर और समीना बेगम थे जो संजबील की खैरियत मालूम करने आए थे। उन्हें बेजार नहीं बताया था कि फूड पॉइजनिंग हुई थी। माहिर को वह अब्रिश के बारे में भी बता चुका था कि वो कौन है, जिस पर माहिर की उलझन भी सुलझ गई थी। आज़म की बीवी उनके लिए चाय और स्नैक्स वगैरह यहीं लेकर आई थी। कुछ देर की बातों के बाद समीना बेगम मुद्दे की बात पर आई थी। संजबील बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब माहिर की शादी कर दूँ, और ये राज़ी भी है। समीना बेगम ने बात का आगाज़ किया तो बेजाद और संजबील दोनों खुश हुए थे। वो दोनों उसके दिली जज्बात से नाशना तो ना थे, जबकि संजबील से भी ज़्यादा खुश बेजाद था। माहिर फ़कत मुस्कुरा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर लड़की ढूंढे हम। संजबील ने खुशी से कहा। लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारी दोस्त है ना, गुलबानो, बस वही मुझे बहुत अच्छी लगी अपने माहिर के लिए। तुम क्या कहती हो? समीना बेगम ने कहा तो वो खुशी से उछल पड़ी। ये तो अच्छी बात है आंटी, लेकिन पता नहीं वो मैरिड है या नहीं, तो संजबील उससे पूछ लेगी पहले। बेजार ने पुरसोच अंदाज में कहा। हाँ संजबील, बस तुम पूछ लेना, मेरी तो ख्वाहिश है कि वही मेरी बहू बने। समीना बेगम ने कहा तो वो सर हिला गई। कुछ देर की बातों के बाद वो लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। उनके जाने के बाद बेजार संजबील को लिए नीचे की जानिब बढ़ा था। सबके साथ डिनर करके वो अब्रिश को लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ तो संजबील कपड़े चेंज के सोने के लिए लेट गई थी। तुम सो रही हो? अब्रिश को बेड पर लिटाकर वो उसे थपकता हुआ बोला था। उसने एक नज़र उसे देखकर हुनकारा भरा। पकूनी के बल लेटा दूसरे हाथ से अब्रिश को थपक रहा था, जबकि अब्रिश एक टांग बेड पर तो दूसरी टांग बेजाद पर रखे नींद की वादियों में उतर रही थी। मैंने क्या कहा था तुमसे? बेजाद ने धीमे लहजे में शिकवा किया तो वह बेड पर दूसरी जानिब आकर लेटी। अब्रिश के लिए रूम सेट करवाइए, फिर आपके हुक्म की तामील की जाएगी। 4 साल अब्रिश को देखकर धीमे लहजे में कहा तो उसकी बात समझता गहरा सांस भरकर खुद भी आंखें मूंद गया। उसके सोने का यकीन करके संजबील उठकर बैठी। अब्रिश और बेजाद एक दूसरे से लिपटे गहरी नींद में थे। आहिस्ता से आगे होकर बेजाद का माथा चूमा और मुस्कुराकर अपनी जगह वापस लेट गई। और फिर सब कुछ आनन फानन होता चला गया था। बेजाद उसे बता चुका था कि उसे अनाबिया ने जहर दिया था, जिस पर वो सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकती थी कि कुछ लोग वाकई कभी नहीं सुधर सकते। संजबील ने गुलबानो से बात की तो उसे पता चला था कि उसका अब तक रिश्ता तय नहीं हुआ। उसे सारी बात बताए बगैर उसने समीना बेगम को बताया तो वो अगले ही दिन बेजाद और संजबील के हमरा गुलबानो का रिश्ता लेने पहुँच गई थी। गुलबानो का एक ही बड़ा भाई था जो शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे थे और माँ बाप हयात नहीं थे। उसका अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। उसके भाई वकार ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा था, जो समीना बेगम ने दे दिया था, और फिर 2 दिन बाद ही गुलबानो के घर वालों की तरफ से मस्बत जवाब आ गया था। जहाँ समीना बेगम बहुत खुश थी, वहीं गुलबानो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि जिसे चाहा था वो अब उसका होने वाला था। संजबील को भी वो अपनी पसंद के बारे में बता चुकी थी, जिस पर संजबील को मज़ीद खुशी हुई थी। उनकी शादी 2 हफ्ते बाद रखी गई थी। वकार तो इतनी जल्दी राज़ी नहीं था, लेकिन समीना बेगम का बस चलता तो वह हथेली पर सरसों जमा लेती। उनके इसरार को देखता वो जल्दी राज़ी हो गया था। माहिर ने सादगी को तरजीह दी थी, तभी निकाह पहले करवाया था। उनकी रुखसती माहिर वलीमे वाले दिन चाहता था, यानी निकाह के बाद। बस वलीमे का फंक्शन होना था। दूसरी जानिब बेजाद, जो अपने कमरे के साथ वाला कमरा अब्रिश के लिए सेट करवा चुका था और अब संजबील के सर अपनी फरमाइश रखे हुए था, ठुस होकर रह गया था, क्योंकि संजबील ने उससे साफ कह दिया था कि वो उसकी फरमाइश अपने वलीमे पर पूरी करेगी। और बेजाद मिर्ज़ा साहब को कुछ कह भी नहीं सकता था, जिन्होंने कहा था कि उनकी शादी भी अच्छे से नहीं हो पाई, तो वलीमे का फंक्शन माहिर के फंक्शन के साथ रखेंगे, जिस पर किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। अब तो माहिर लोगों के साथ उनके फैमिली टर्म्स बन गए थे, तो एतराज़ किसी को भी ना था। इस एक हफ्ते में बेजाद ने संजबील का बाइकआउट कर दिया था। वो संजबील के सिवा बाकी सबके साथ हंसता बोलता, मगर संजबील को मुकम्मल इग्नोर कर देता। संजबील ने भी उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की थी। क्या वो उसे एक ही दफ़ा मनाने का सोचे हुए थे? इस दौरान उसने बराक के स्कूल में ही अब्रिश का एडमिशन करवाने का सोचा था। बराक के 4th क्लास के पेपर्स होने वाले थे, तो संजबील का इरादा था कि नई क्लासेस शुरू होते ही वो उसका एडमिशन करवाए। माहिर अपने दिली एहसासात से मुतमईन था, जो उसे ये बावर करवा रहे थे कि अब गुलबानो उसकी बीवी है और उस पर सिर्फ गुलबानो का हक है। अभी भी वो बेड पर बैठा उसी को सोच रहा था, जब दिल की आवाज़ पर उसने गुलबानो का नंबर मिलाया, जो वो संजबील से ले चुका था निकाह के बाद। आज पहली बार वो उससे बात करने जा रहा था। मैं माहिर सदीकी बात कर रहा हूँ। सलाम का जवाब देते उसने अपना तारुफ करवाया, तो दूसरी जानिब कुछ पल को खामोशी छा गई। आप सुन रही हैं गुल? माहिर ने फ़ोन कान से हटाकर कहा। देखा कॉल कटी नहीं थी। जी सुन रही हूँ।
गुलबानो ने हकलाकर जवाब दिया था। वो खुद माहिर से बात करना चाहती थी, लेकिन हया आड़े आ रही थी। वो अपने निकाह से बहुत खुश थी, क्योंकि यह निकाह माहिर सदीकी से हुआ था। उसके पास माहिर का नंबर सेव था, जो उसने माहिर की तरह ही जंजबील से लिया था, लेकिन शर्म के मारे वो उसे कॉल नहीं कर पाई थी। मेरी आवाज़ इतनी डरावनी नहीं है कि आप सकते में चली गई? माहिर ने उसकी हकलाहट पर मुस्कुरा कर कहा। नहीं, वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कॉल करेंगे, गुलबानो ने साफ गोई से कहा। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि आप मेरी कॉल का इंतज़ार करेंगी। माहिर का लहजा मुतबस्सम था। मैंने तो इंतज़ार नहीं किया, गुलबानो ने झूठ से काम लिया। ओह, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि मेरी बीवी को अपने शौहर की कॉल का इंतज़ार ही नहीं। माहिर ने अफसोस किया तो वो सटपटा कर रह गई। ऐसी भी बात नहीं है। अब गुलबानो ने तेज़ी से नफ़ी की तो वो सर हिला गया, जैसे वो सामने ही हो। मतलब मैं खुश हो जाऊं कि मेरी बीवी को मेरी कॉल का इंतज़ार था। माहिर के मुंह से बार बार मेरी बीवी सुनकर वो हया के बोझ तले दबी जा रही थी। अगर आपको ये सुनकर खुशी होती है तो यही सच है, गुलबानो ने गहरा सांस भरकर कहा तो वो उसकी झुंझलाहट पर हंस दिया। अच्छा, मजाक एक तरफ, मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। माहिर अब की बार संजीदा हुआ था। उसे गुलबानो का झिंपा झिंपा सा अंदाज काफ़ी अच्छा लगा था, या ये शायद निकाह के बोलों का असर था। जी कहिए। गुलबानो भी संजीदा हुई थी। आप मुझसे शादी पर खुश हैं ना? माई ने कंफर्म करना चाहा था। मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। उसके सवाल पर गुलबानो बेसाख्ता बोली थी, लेकिन बोलने के बाद एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई, तभी सख्ती से लब भींच गई। और अगर मैं कहूँ बताना पड़ेगा तो? उसके अंदाज पर वो मुतमईन हुआ था, तभी पुरसुकून सा पूछने लगा। तो जब सही वक्त आएगा तब बता दूंगी, गुलबानो ने लब काटते कहा। और वो सही वक्त कब आएगा बेगम? माहिर ने शरारत से पूछा था। अपने अंदाज पर वो खुद भी हैरान था। इतनी जल्दी वो तो किसी से फ्रैंक नहीं होता था, मगर गुलबानो से तो जैसे वो पहले से वाकिफ था। जब हमारी शादी हो जाएगी, गुलबानो ने धीरे से कहा। मतलब हमारी गोल्डन नाइट को? माहिर ने हंसी दबाकर पूछा तो गुलबानो के कानों से धुआं निकलने लगा। हम मुझसे बड़े हैं, इसलिए अगर आप मुझे तुम कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तेज़ी से बोलकर वो धड़कते दिल से कॉल काट गई थी। माई ने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद किया था। गुलबानो से बात करके वो मुतमईन हो गया था। उसने दिल से वादा किया था कि वो कभी गुलबानो को अपनी वजह से तकलीफ़ नहीं होने देगा, बल्कि अपनी पूरी कोशिश करेगा कि उसे खुश रख सके। करते करते वो दिन भी आ गया था जिसका बेजाद को बेसब्री से इंतज़ार था। माहिर और बेजाद ने एक ही हॉल बुक करवाया था, जिसमें दोनों के काफ़ी मेहमान मुश्तरका थे। गुलबानो के भाई ने कहा था कि वलीमे का फंक्शन उनकी तरफ से होगा, मगर माहिर ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि वो सारा खर्चा खुद उठाएगा। रात के 7 बजे फंक्शन शुरू हुआ था। मेहमान जौक दर जौक आना शुरू हो चुके थे। ज़्यादा गेस्ट बेजाद के थे, जो उनकी कंपनी के डीलर्स भी थे। बेजाद और बुराक ने स्याह रंग का एक जैसा 3 पीस सूट पहना था, जबकि माहिर ने सिल्वर कलर का 3 पीस सूट पहना था। माहिर और बेजाद अपनी अपनी जगह बहुत हैंडसम लग रहे थे, जब बुराक भी बहुत क्यूट लग रहा था, जो हर पल अब्रिश के पीछे पीछे था, जो सुर्ख रंग की खूबसूरत सी बारबी फ्रॉक पहने हाल में यहाँ से वहाँ घूमती फिर रही थी। और बुराक उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था कि उसकी लिटिल पैरी को चोट न लग जाए। समीना बेगम भी खुशी से मुस्कुराती मेहमानों से मिल रही थी। बेजाद और माहिर सब मेहमानों से मिलते अपनी अपनी दुल्हनों का इंतज़ार कर रहे थे, जो आकर न दे रही थी। मगर फिर जल्दी उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ था। सामने ही डीप रेड कलर के कामदार और खूबसूरत से लहंगे में मलबूस संजबील और सिल्वर कलर के कामदार लहंगे में मलबूस गुलबानो एक साथ चली आ रही थी। उनके लहंगों के लिहाज से उनका मेकअप किया गया था और लहंगों की हम रंग ज्वेलरी पहनाई गई थी। दोनों ने सरों पर हिजाब कर रखा था। दुपट्टों को इस तरह सेट किया गया था कि कहीं से भी उनके जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाहिर नहीं हो रहा था। उनको आते देखकर वो दोनों उसकी जानिब बढ़े थे और अपनी अपनी दुल्हन को थाम कर स्टेज तक लाए थे। मेहमानों से मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया था। सारे मेहमान बेजाद, माहिर और गुलबानो की तरफ से थे, जबकि संजबील की तरफ से कोई नहीं था। और ये बात महसूस करके बार बार उसकी आंखें नम हो रही थी। कुछ देर बाद मेहमानों ने उन्हें तोहफे देना शुरू किए थे, जिसके 15 मिनट बाद खाना खोल दिया गया था। मेहमानों के इधर उधर होते ही दोनों कपल्स का फ़ोटो शूट शुरू हुआ था। सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ फ़ोटोज़ बनवाकर बेजाद और जंजबील ने बच्चों के साथ अलग से फ़ोटो शूट करवाया था। सब उन दोनों को देखते हैरान थे, जो अपने बच्चों के साथ अपना वलीमा अटेंड कर रहे थे, लेकिन उन्हीं लोगों की कोई परवाह नहीं थी। बेजाद ने इस सारे अरसे में जंजबील से कोई बात नहीं की थी कि वो उसको अपनी नाराज़गी जता रहा था, और जंजबील भी उसकी खफगी अच्छे से महसूस कर रही थी। उन सब ने मिलकर बच्चों के साथ स्टेज पर ही खाना खाया था। इस सब के दौरान रात के 10 बज गए थे। संजबील के कहने पर मिर्ज़ा साहब ने रुखसती का कहा था। संजबील की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लग गए थे। बेशक उसका निकाह हो चुका था और वो संजबील के घर में उसके साथ रहती थी, मगर आज एक बार
फिर नए सिरे से उसे रोना आ रहा था। आज उसे अपने माँ बाप और बहन याद आ रही थी। अगर वो आज होते तो बहुत खुश होते। मिर्ज़ा साहब एक बाप थे और उसे रोते देखकर उसके दिल का हाल जान गए थे और रुखसती के वक्त उन्होंने संजबिल पर कुरान पाक का साया किया था। संजबिल उसके अमल पर रोती हुई उनके सीने से जा लगी थी, जिससे उसे अपने बाप जैसी खुशबू आई थी। गुलबानो की आंखें भी अश्कबार थी। बेशक उसे मनचाहा हमसफ़र मिला था, मगर अपनों से बिछड़ने का दुख अलग था। अबरीश अपनी मौमी को रोते देखकर बेचैन हो उठी थी और उसकी तरफ हमक रही थी। तभी बेजार ने उसे गोद में उठाकर बहलाया था। जल्दी दोनों दुल्हनें गाड़ियों में बैठ गई थी और अपने अपने पिया के संग अपने घरों को रुखसत हो चुकी थी। मिर्ज़ा साहब मेहमानों को रुखसत करते खुद भी अपनी गाड़ी में घर को रवाना हुए थे। हॉल का मामला पहले ही बेजाद और माहिर निपटा चुके थे। गुलबानो को जल्दी माहिर के कमरे में पहुंचा दिया गया था। समीना बेगम ने उसे सोने के कंगन तोहफे में दिए थे। माहिर की कोई बहन तो थी नहीं जो रस्में करती, और समीना बेगम भी काफ़ी थक चुकी थी। मेहमान तो सारे हॉल से ही अपने घरों को रुखसत हो चुके थे, तो वो माहिर को ढेरों नसीहतें करती अब अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। समीना बेगम के जाने के बाद गुलबानो ने कमरे का जायज़ा लिया था। माहिर ने किसी भी किस्म का जहेज़ लेने से इनकार कर दिया था कि उसके पास खुदा का दिया सब कुछ है। कमरा नहायत खूबसूरत था। जहाज़ी साइज़ बेड कमरे के वस्त में रखा था, जिसे गुलाब के फूलों से सजाया गया था। अंदर कहीं कहीं सफ़ेद फूल भी लगे थे। बेड के सामने दीवार बड़ी सी LED लगी हुई थी और बाएं जानिब ड्रेसिंग रूम था। ड्रेसिंग रूम के साथ ही ड्रेसिंग टेबल रखा गया था, जबकि कमरे में सोफ़े नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बेड के ऊपर दीवार में माहिर की खूबसूरत बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसमें वो मुस्कुरा रहा था। गुलबानो अपनी जगह से खड़ी होती उस तस्वीर को गौर से देखने लगी थी। बेसाख्ता उसके होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ था। वो माहिर की तस्वीर देखने में इतनी महव थी कि हकीकी माहिर के कमरे में आने की भी उसे खबर न हुई थी। माहिर जो अपने माजी को भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का सोच कर आया था, गुलबानो को बेड पर खड़ा देखकर उसकी जानी बढ़ा था, मगर फिर उसे अपनी ही तस्वीर को तकते पाकर मुस्कुराया था। मैं रियल में ज़्यादा प्यारा हूँ, माहिर ने सरगोशी की मानित कहा था, मगर आवाज़ इतनी तो थी कि वो सुन पाती। मुझे भी ऐसे ही लगता है, वो खोए से लहजे में बोली थी। हाँ, आवाज़ पर गौर करती वो चौंक कर पलटने लगी थी। जब उसका तवाज़ुन बिगड़ा था, इससे पहले कि वो गिरती। बेड के करीब खड़े माहिर ने उसे संभाला था। अपने गिर्द माहिर के मजबूत बाजुओं का सार पाकर वो आंखें मीच गई थी। आंखें खोल लो गुल, तुम्हारी सारी हड्डियां सलामत है, माहिर ने हल्के पुल्के लहजे में कहा। तो वो शर्मिंदा सी आंखें खोलती सीधी खड़ी हुई। मैं चेंज करके आती हूँ। वो खजल होती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी थी, जब माहिर ने उसकी कलाई थामकर उसे रोककर बेड पर बिठाया। मैंने अभी जाने की इजाज़त नहीं दी, यहाँ बैठो, नरमी से कहकर वो खुद भी उसके सामने बैठा। गुलबानो उसकी नज़रों से पजल हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। कुछ पल उसके घबराए मनमोहने चेहरे को देखकर माहिर ने जेब से एक मखमली टिबिया निकालते कहा, तो वो मुस्कुराती सर झुका गई। ये खालिस मेरी पसंद है, उम्मीद है पसंद आएगा। वो गोल्ड का एक खूबसूरत सा पेंडेंट था, जिसके वस्त में दिल बना हुआ था और दिल के एक कोने में छोटा सा हीरा जुड़ा हुआ गया था। बहुत खूबसूरत है, गुलबानो ने बेसाख्ता उसकी तारीफ़ की थी। वो पेंडेंट उसे हकीकत में पसंद आया था। मेरे ख्याल से तुम काफ़ी थक गई हो, पहले चेंज कर लो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। माहिर ने उसे गहरी निगाहों से देखते कहा, तो वो सुर्ख पड़ती सर हिलाकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी, जहाँ समीना बेगम ने उसके बरी के जोड़े हैंग कर रखे थे। एक सादा सा जोड़ा लेकर वो बाथरूम में घुस गई। उसके जाने के बाद माहिर भी चेंज करने चला गया था। कुछ देर बाद वह ड्रेसिंग रूम से निकला तो ट्राउज़र, शर्ट और T-शर्ट में मलबूस था। बेड पर लेटा वो गुलबानो के बारे में सोचने लगा था। वो जंजबिल को मुकम्मल भुला नहीं पाया था, लेकिन पूरी कोशिश थी कि वो जंजबिल का ख्याल दिल से निकाल दे। गुलबानो माहिर से शादी पर खुश थी और वो उसकी खुशी को ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो नई नवेली दुल्हन थी, जिसकी शादी और अपने हमसफ़र को लेकर कहीं ख्वाहिशात होंगी, और वो नहीं चाहता था कि उसकी ख्वाहिशात हसरतों में बदल जाएं। वो उसे उसके सारे हक देना चाहता था, ताकि उसका रिश्ता मजबूत हो सके। वो कभी उसे जंजबिल से चाहत के बारे में नहीं बताने वाला था। वो नहीं चाहता था कि गुलबानो के दिल में उसे और जंजबिल को लेकर कोई सवाल उठे और वो उन दोनों से बदजन हो जाए। अभी वो अपनी सोचों में ही गुम था, जब वो लॉन के सादा से ढीले ढाले शलवार कमीज़ में मलबूस बाहर आई। चेहरा धुला हुआ था और बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। हाथों में लहंगा और ज्वेलरी का बॉक्स था, जिसे उसने सोफे पर रखा था। फिर वो ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ी और अपने बाल सुलझाने लगी। माहिर की नज़रें उसी का तवाफ़ कर रही थी, जिन्हें महसूस करती गुलबानो घबराहट का शिकार हो रही थी। वो पिछले 10 मिनट से बालों में बुर्श कर रही थी, जिस पर माहिर गहरा सांस भरता उसकी जानिब बढ़ा था। नए नवेले शौहर को इतना इंतज़ार नहीं करवाते बेगम, बगैर उसे संभलने का मौका दिए। वो उसे बाहों में उठाता बेड की जानिब बढ़ा था। बानो उसकी गिरफ्त में सटपटा कर रह गई थी। मैं खाऊंगा नहीं तुम्हें जो यूं घबरा रही हो, माई ने खफकी से कहा। तो वो नज़रें झुका गई।
तुम मेरी बीवी हो गुल। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें हमेशा खुश रख सकूँ और कभी तकलीफ़ ना दूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम हस्ती मेरी माँ थी, मगर अब तुम भी मेरे लिए अहम हो क्योंकि तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। हम एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं, मगर जल्दी एक दूसरे को जान जाएंगे। अभी हम एक दूसरे से मोहब्बत तो नहीं, लेकिन जल्दी ये जज्बा भी हमारे बीच पैदा हो जाएगा। उसे बेड पर बिठाकर उसके सामने बैठता, धीमे लहजे में बोलता। वो उसका गाल सुला रहा था। मगर मुझे तो आपसे मोहब्बत है, गुलबानो अब भी बेसाख्ता बोली थी, जिस पर वो हैरान हुआ था। अच्छा, कब से? उसने गुल को आंखें नीचे देखकर दिलचस्पी से पूछा। पहली मुलाकात से, गुलबानो ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। इसमें शर्मिंदा होने वाली तो कोई बात नहीं। वैसे क्या मुझे दुआओं में मांगा था? मायने उसकी थोड़ी तले हाथ रखते उसका चेहरा सामने करके पूछा तो वो सर हिला गए। मैंने हमेशा आपको दुआ में मांगा था और खुदा ने मेरी दुआएं कबूल करके मुझे आपको इनाम की सूरत नवाजा है। मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है, गुलबानो ने धीमे लहजे में कहा तो वो मुस्कुराया। तुम्हारी दुआओं में सदक था तभी मैं किसी और का नहीं हुआ। हमारे नसीब खुदा ने जोड़े हैं गुल, और मैं अपने नसीब से खुश हूँ। माहिर ने उसकी पेशानी पर इस्तेहकाक से अकीदत भरा लम्स छोड़ा था। वो पुरसुकून होती उसके लम्स को महसूस कर रही थी। अचानक से माहिर की गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी थी, जिस पर वो घबरा कर पीछे हुई थी। क्या कर रहे हैं? बुखलाकर वो उल्टा सवाल कर गई थी, जिस पर माहिर ने खेजी से उसे देखा था। प्यार कर रहा हूँ और मज़ीद प्यार करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो, माई ने बोझल से लहजे में कहा। तो वो उसके सीने में झिंपने की कोशिश करती उसे कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी। रात धीरे धीरे से रखती उनकी वफाओं की गवाह बनती जा रही थी। माहिर को यकीन था कि वो बानो के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा, क्योंकि वो जानता था कि ला हासिल के पीछे भागकर अपना आज ख़राब करने से बेहतर अपने हाल को कबूल करके खुदा की रज़ा में खुश होना ही एक अच्छे मुसलमान की निशानी है। वो अपनी वजह से गुलबानो के दिल को टूटने नहीं देना चाहता था, और आज की रात उसने खुद से वादा किया था कि उसके दिल में गुलबानो के अलावा और कोई नहीं होगा। एक रोशन ज़िंदगी उनकी मुंतज़िर थी, जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। संजवील को आते ही बेजाद के कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो बेड के वस्त में बैठी बेजाद की मुंतज़िर थी। कमरे में दाखिल होकर तो वो इस कमरे को पहचान ही नहीं पाई थी, जो काफ़ी हद तक बदला हुआ लग रहा था। वजह कमरे की गई सजावट थी। कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें अलग से सिटिंग एरिया बनाया गया था, और उसी एरिया में सोफ़े के सामने दीवारगीर LED नस्ब थे। जहाज़ी साइज़ बेड कमरे के वस्त में रखा गया था, जिसके दाएं जानिब ड्रेसिंग टेबल था, और ड्रेसिंग टेबल के साथ ही ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा था। एक तरफ अटैच बाथरूम था, जिससे थोड़े फासले पर बालकनी का दरवाज़ा था। पूरे कमरे को मोती और गुलाब के फूलों से सजाया गया था कि कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। दीवारों पर जगह जगह बराग और बेजाद की तस्वीरें लगी हुई थी, जिनमें उन बाप बेटे का मिसाली प्यार जाहिर हो रहा था। कमरे का जायज़ा लेती वो बेजाद का इंतज़ार कर रही थी, जब उसे दरवाजे पर शोर महसूस हुआ, और अब वो खुलकर मुस्कुराई थी। ये कारनामा भी उसी का था। जब बुराक उसके कह पर अमल करता, बेजाद का रास्ता रोकवाई की रस्म कर रहा था। वो कान लगाए उन्हें सुनने लगी थी। आपसे किसने कहा कि ये रस्में बेटे करते हैं? बेटा, ये रस्में दुल्हे की बहनें करती हैं, मगर मेरी कोई बहन नहीं है। बेजाद झुंझलाया हुआ सा कह रहा था। मिर्ज़ा साहब अपने कमरे में जा चुके थे, जबकि सारा काम निपटा कर आज़म और उसकी बीवी भी अपने क्वार्टर जा चुके थे। तो आपकी बहन तो नहीं है, तो उनकी कमी हम पूरी कर रहे हैं ना बाबा। और आपकी बहन एक लेडी होती ना, तो ये देखिए मेरे साथ एक लेडी भी है। बराक ने उसका एतराज़ रद्द करते अपने सामने खड़ी उस 4 साला लेडी की तरफ इशारा किया, जो सुर्ख रंग की बारबी फ्रॉक पहने अब आंखें पटपटाती बेजाद को देखने लगी थी। अब्रेश माय प्रिंसेस, आप ही अपने रॉकी को समझाओ ना, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। बेजाद ने अब्रेश से कहा तो उसने झट बराक को देखा, जो तेज़ी से नफ़ी में सर हिला गया। उसकी देखा देखी अब्रेश ने भी नफ़ी में सर हिलाते बेजाद को इनकार दे मारा था कि वो अपना सर पकड़ कर रह गया। मैं इस टाइम कैसे आपकी डिमांड पूरी करूं बुराक? इतनी रात हो गई है, कल जो आप कहेंगे वो करेंगे, ओके? बेजाद ने इल्तिजा की थी। अगर पैसों की बात होती तो वो अभी उसे निकाल कर दे देता, लेकिन उसकी फरमाइशों की लिस्ट काफ़ी बड़ी थी, जिसमें उन दोनों ने अपने लिए रिमोट कंट्रोल कारें, रिबोट्स, बारबी डॉल्स, बारबी हाउस, चॉकलेट्स के डिब्बे और चॉकलेट से सजी हुई टोकरियाँ मांगी थी, जिन्हें पूरा करने के लिए उसे आज रात मार्केट में ख्वार होना पड़ता। लेकिन कम अज़ कम आज की रात वो ख्वार नहीं होना चाहता था, भले वो जंजील से नाराज़ ही सही। कल आप मुकर गए तो? राक ने शकी निगाहों से उसे देखा। नहीं मुकरूंगा, गॉड प्रॉमिस, बल्कि डबल चीज़ें दिलवा दूंगा, ओके? बेजाद ने तेज़ी से कहा तो वो एहसान करने वाले अंदाज में सर हिलाता अब्रिश का हाथ थाम कर बेजाद के कमरे में घुस गया। बेजाद का मुंह से अपने कमरे में जाते देखकर खुला रह गया था। नहीं मतलब उसका 1 घंटा मज़ीद ज़ाया करने के बाद वो उसके कमरे में क्या करने गया था?
वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ तो सामने जंजील सजी सबरी बेड पर बैठी थी, जबकि अब्रिश और बुराक उसके दाएं बाएं बराजमान थे। उन्हें देखकर बहजाद का सर चकराया था। अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहे आप लोग? बहजाद ने माथे पर बल लिए पूछा था। अंदाज बेचारगी भरा था जो जंजील ने साफ महसूस किया था। इन्हें आज मैं अपने साथ सुलाऊंगी। मेरे शौहर साहब मुझसे नाराज़ हैं और जब वो नाराज़ होते हैं तो मुझसे बात नहीं करते, इसलिए मेरे बच्चे आज मेरे पास सोएंगे ताकि मैं इनसे ढेर सारी बातें कर सकूं। जवाब जंजील की तरफ से आया था। अंदाज शरारती था। फिक्र मत करो, आज की रात तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज़ नहीं रहेगा, बल्कि भरपूर कंपनी देगा। चलो उठो दोनों, काफ़ी रात हो गई है। शाबाश, बेजार ने उसे बेबाकी से देखते बुराक और अब्रिश को मुखातिब करते कहा था। उसके शोशे पर जंजील के कान की लोहें तक सुर्ख पड़ी थी। मम्मी पास सोना है, अब्रिश ने मासूमियत से कहा तो बुराक ने भी ज़ोरों शोर से सर हिलाया। आपका इतना प्यारा कमरा है, वहाँ इतने सारे टॉयज़ हैं जो यहाँ नहीं है, तो आपको वहाँ सोना चाहिए ना। बेजार ने उसे बहलाया। रॉकी भी यहाँ सोएगा, अब्रिश ने बुराक की तरफ इशारा किया। यस बाबा, मैं मम्मी के साथ सोऊंगा, बुराक ने बेड पर मजीद फैलते हुए कहा तो वो गहरा सांस भर कर रह गया। तुम्हारी सारी चालाकियाँ समझ रहा हूँ मैं पठानी, बस करो यार, तुम्हें अपने शौहर पर तरस नहीं आता। गुस्से से बोलता वो आखिर में बेचारगी से बोला तो वो कहका लगाकर हंसी। ज़्यादा उसके सुर्ख लिपस्टिक से मज़ेयन होंठों को देखता रह गया था। और ख़ुद जो एक हफ्ते से नाराज़गी का सेशन चला रहे, उसका क्या? सजबी ने कड़े तेवरों से पूछा तो वो उसके हिलते लबों को देखता बेखुद होकर उसकी जानी बढ़ा। बुराक उसकी तरफ मतवज्जे नहीं था। वो अब्रिश को अपनी गोद में उठा रहा था, बगैर जंजील को समझने का मौका दिए और बच्चों की परवाह किए वो उसके लब धीरे से छूकर पीछे हटा। जंजील की आंखें फटी थी। आज बस बचा लो खुद को मुझसे, मायनी खेजी से कहकर वो ड्रेसिंग रूम में जा घुसा। पीछे वो होश में आती बुराक को देखने लगी, मगर वो अब्रिश के साथ उसी के लहजे में बातें कर रहा था। हाउ चीप! उसकी हरकत का सोचते उसके गाल तप उठे थे, जिन्हें थपथपाकर वो बेड से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर दुपट्टा पिनों से आज़ाद करवाने लगी। दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा और ज्वेलरी उतारने लगी। अभी वो ज्वेलरी उतार कर फारिग ही हुई थी कि बेजार ड्रेसिंग रूम से बरामद हुआ। वो स्लीवलेस स्याह शर्ट और स्याही ट्राउज़र में मलबूस था। जंजील को तकता वो उसके करीब आया था। बहुत अच्छे से तुम्हारी लफ्ज़ी तारीफ़ करना चाहता था, मगर तुमने मेरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब तारीफ़ तो करूँगा, मगर लफ्ज़ी नहीं, प्रैक्टिकली। 10 साल की तशनगी का हिसाब दोगी मुझे तुम। और हाँ, बच्चों को छोड़कर आ रहा हूँ, मेरे आने तक इस सब से फारिग हो जाना। उसके कंधे को लबों से छूकर वो उसे हदायत करता लहंगे की जानिब इशारा करके बोलकर पीछे हटा और गहरी निगाहों से उसका जायज़ा लेता। अब्रिश की जानिब बढ़कर उसे गोद में उठाया। चलो बुरा, काफ़ी देर होगी, अब सो जाओ और कोई आर्ग्यू नहीं, वरना सारी चीज़ें भूल जाइए आप जिनके दिलवाने का मैंने वादा किया है। बुरा को मुंह खोलते देखकर धमकी दी तो वो शराफत से सर हिलाता उसके साथ बाहर निकला। उसे कमरे में भेजकर वो अब्रिश को लिए उसके कमरे में आया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक छोटा सा खूबसूरत बेड रखा गया था। बेड ग्राउंड पर बारबी डॉल पेंट की गई थी, जबकि एक तरफ छोटा सा कबर्ड था जिसमें अब्रिश की सारी चीज़ें मौजूद थी। उसने नरमी से अब्रिश को बेड पर लिटाया और उसे थपक कर सुलाने लगा। 10 मिनट में वो नींद की वादियों में खो चुकी थी। बजाद उस पर चादर दुरुस्त करता उठा और उसके माथे पर बोसा देकर दरवाज़ा बंद करता बाहर निकला। कमरे की लाइट्स बंद नहीं की थी कि वो घबरा ना जाए। वो कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक करके मुड़ा तो निगाह सामने बेड की जानिब उठी, जहाँ वो सर तक चादर ओढ़े सो रही थी या शायद सोने का नाटक कर रही थी। नफ़ी में सर हिलाता बेड की जानिब बढ़ा और उसके पहलू में बड़ा जमान होता उसे चादर समेत अपने हिसार में भर गया। हिसार मजीद तंग होता जा रहा था जिस पर जंजील चटपटाई थी। गाजी, दम घुट रहा है मेरा, वो दबा दबा सा चिल्लाई। ओह, मुझे लगा तुम सो गई हो। अनजान बनता वो उसका रुख अपनी तरफ पढ़कर उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखने लगा। उसकी नज़रों से घबराती वो नज़रों का जाविया बदल गई। ये दूरी की कोशिश क्यों? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो तड़प, वो चाह नहीं जो मेरे दिल में है? उसका गाल सुलाते बोझिल लहजे में पूछा तो उसकी पलकें बारे हया से झुकने लगे। वो जब मुझसे शर्माती है दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। बेजार ने उसका हाथ अपने सीने पर रखते कहा, जहाँ धड़कन मामूल से ज़्यादा तेज़ थी। बताओ ना, क्या मुझ जैसी मोहब्बत नहीं करती? बेजार ने फिर से पूछा। आपसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ। बेजार की थोड़ी छूकर इकरार किया तो वो धीरे से मुस्कुराया। फिर छुप क्यों रही हो? बेजार ने उसके लबों को सुलाते पूछा। मेरी मुँह दिखाई? संजबीर ने धीमे से लहजे में पूछा। नेकलेस लिया है तुम्हारे लिए, मगर अब वो सुबह देख लेना, अपने हाथों से पहना दूंगा। अभी बस मेरी सुनो, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतनी के दिल चाह रहा था तुम्हें दिल में छुपा लो। मायनी खेजी से उसके लबों को तकते कहा तो वो हया से सुर्ख होती उसी के सीने में छुपने लगी।
आज तो फरार नामुमकिन है बीवी। 10 सालों की तशनगी है, इतने लंबे अरसे की तड़प है जो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर कैसे ये दिन गुजरे वो दास्तान सुनाना चाहता हूँ। जो वक्त गुजर गया मैं उसे ठीक नहीं कर सकता ना वापस मोड़ सकता हूँ, लेकिन बेहज़ाद गज़नवी का अपनी पठानी से वादा है कि वो अब कभी अपनी पठानी को तकलीफ़ नहीं होने देगा। उसे दुनिया की हर वो खुशी देने की कोशिश करेगा जो उसका हक है। वो 10 साल वापस नहीं ला सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हें इतना खुश रखूँ कि तुम उन 10 सालों की अजियत भूल जाओ। बेज़ार ने उसकी गर्दन में मुँह छुपाए वादा किया तो वो तमानियत से मुस्कुराई। मैं भी वादा करती हूँ गाजी कि हमारे रिश्ते में कभी किसी गलत फहमी को जन्म नहीं लेने दूंगी। जंजबील ने नम आंखों से कहा तो वो सीधा होता उसकी आंखों पर अपने लबों का सुलगता लम्स छोड़ गया। मैंने तुमसे अगर बुरा रवैया इख्तियार किया हो तो उसके लिए सॉरी, मगर मुझसे खफा मत हुआ करो। मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेज़ार ने खुमारआलूद निगाहों से उसे तकते कहा तो वो सर हिला गई। बातें तो कर लें अब, अमली तौर पर तुम्हारी तारीफ़ करूं? बेज़ार ने मासूमियत से सवाल किया था, जबकि वो उसकी आंखों से छलकते जज्बों की आंच से पिघलती, उसी की पनाहों में छुपती, अपनी चुप्पी सी इकरार करती उसे सरशार कर गई थी। बेज़ार ने अपनी पठानी को किसी कांच की गुड़िया की तरह समेटा था और उसके मोहब्बत और अकीदत भरे लम्स पर जंजबील नाजा हुई थी। गमों के तवील बादल छट चुके थे और अब एक नया सवेरा उनका मुंतज़िर था, जहाँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत और खुशियाँ थीं। एक तवील आजमाइश के बाद वो दोनों एक दूसरे का साथ पा चुके थे, जो उन्हें सब्र के बाद हासिल हुआ था। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये था खूबसूरत सा नावल और होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे भी अच्छा लगा है, लेकिन जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि कभी मुझे लगता था बहुत बुरा और कभी मुझे लगता था अच्छा है, अच्छा जा रहा है, तो बस ऐसे ही मैंने इस नावल को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि कोई बहुत ही अच्छा सा नावल हो, क्योंकि मैंने देखा है कि जो सोशल मीडिया नावल्स होते हैं ना वो बहुत फास्ट होते हैं और बहुत उनमें पता नहीं वो इतना वो क्या कहते हैं कि दिमाग पर ज़्यादा वो नहीं करते, मतलब रहने वाले इतना देर पा जो होता है ना वो नहीं है। लेकिन जो दूसरे वाले नॉवेल्स होते हैं ना, जैसे कि पहले पुराने होते थे नॉवेल्स, वो बहुत आपको याद रहते थे, या शायद उसका ये सिस्टम था कि हम लोग वेट बहुत करते थे उसका, हमें जल्दी उसकी एपिसोड्स नहीं मिलती थी, लेकिन वो हमें याद रहते थे। लेकिन इन नॉवेल्स को तो हम पढ़ते ही भूल जाते हैं, सारी स्टोरी सेम सी लगती हैं और एक ही जैसी फील होती हैं। लेकिन वो वाले नावल्स उनका तो चार्म ही कुछ और है। तो फिर मैं अब कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वो वाले नावल सुनाऊँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो वाले नावल्स नहीं सुने तो मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं किया आप लोगों ने लाइफ में, बहुत ही ज़बरदस्त नावल्स। और मैं अब पुराने नावल्स खंगालूँगी और उनमें से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नावल्स ढूँढूँगी जिनकी हैप्पी एंडिंग्स होंगी और आप लोगों को यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिर इंतज़ार कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे नावल्स दूँगी, अच्छे अच्छे नावल्स की स्टोरीज सुनाऊँगी। और इंशाल्लाह मेरे जितने भी चैनल, मतलब जितना चैनल्स पर मैं नावल्स अपलोड करूँगी वो सब हैप्पी एंडिंग होंगे। आप लोग ये कभी क्वेश्चन किया ही मत कीजिए कि हैप्पी एंडिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि सैड एंडिंग्स मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इतने दिन तक रोती रहती हूँ सैड एंडिंग्स पर। मुझे अभी भी याद है ज़िंदगी में मैंने जो भी सैड एंडिंग्स नावल पढ़े हैं ना, वो मुझे नहीं भूलते और मुझे अभी भी याद है और मुझे अभी भी दुख होता है कि मैंने वो क्यों पढ़े। लेकिन खैर पता नहीं होता कि उनकी एंडिंग हैप्पी नहीं होती। लेकिन अगर इस तरह के नावल्स मैंने अपने चैनल पर पढ़े तो मैं बेशक मैंने 1 घंटे की वीडियो वो कर रही है रिकॉर्ड, मैं डिलीट कर दूँगी उसको, यकीन जानो, क्योंकि मुझे अपना वो एक लेवल बरकरार रखना है अपने चैनल पर। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी और कभी भी ऐसा नावल नहीं अपलोड करूँगी जो अच्छा ना हो, जिसकी कहानी आपको अपने साथ रिलेट ना करे, मतलब जो आपको जोड़ ना ले कहानी, वैसा कोई भी नावल्स मैं अपलोड नहीं करूँगी। तो होप सो कि आप लोगों को ये नावल पसंद आया होगा, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और मेरे साथ रहिएगा आइंदा नावल्स के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी और अच्छे से नावल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।